हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, जैसा आपको पता है हम लोग भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण जो है वो एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि तापगतिकी का प्रथम नियम सामान्यतया किससे संबंधित मामला है। तो बताइए, तापगतिकी का प्रथम नियम किससे रिलेटेड है। फर्स्ट है चार्ल्स नियम, सेकंड है न्यूटन के शीतलन का नियम, और थर्ड यहाँ पर हो जाएगा ऊष्मा विनिमय का नियम, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऊर्जा के संरक्षण का नियम। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल करेक्ट, ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है तापगतिकी का प्रथम नियम। अब आप मुझे बताइए कि तापगतिकी का प्रथम नियम क्या होता है। हम लोगों ने स्कूल में इसको काफी ज्यादा पढ़ा है। देखिए, तापगतिकी या फिर ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वो सामान्यतः ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है, इतना पता होना चाहिए। इस नियम के अनुसार मान लीजिए कि कोई सिस्टम है, जैसे आप बोल सकते हैं हिंदी में निकाय, कोई निकाय है या कोई सिस्टम है, किसी भी सिस्टम के द्वारा कुछ जो है वो ऊर्जा क्या कर ली जाती है या ताप को अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक है। और अवशोषित की गई ऊष्मा की जो मात्रा होती है वो निकाय के द्वारा बाह्य दाब के विरुद्ध किए गए कार्य तथा निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के योग के बराबर हो सकती है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, निकाय ने जितना ज़्यादा ऊर्जा जो है वो अवशोषित किया है, उस अवशोषित ऊर्जा को हम लोग डेल क्यू लिख देते हैं। ये इक्वल किसके होता है, निकाय की आंतरिक ऊर्जा अवशोषण के पश्चात तो कुछ ना कुछ तो बढ़ेगी। मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल के लिए कि हम लोगों ने एक बर्तन जो है वो गैस पर क्या कर लिया, चढ़ाया, ठीक है। वो बर्तन का ऊर्जा जो है वो हीट बढ़ाने पर, गैस को जलाने पर बढ़ेगा, तो पहले से भी तो उसमें कुछ ऊर्जा होगी, ठीक है। तो उसमें वो वाला हीट का ऊर्जा जो है वो मिलने के पश्चात क्या हो जाएगा, निकाय की जो आंतरिक ऊर्जा हो जाएगी उसमें वृद्धि हो जाएगी। तो निकाय की वृद्धि को हम लिखेंगे डेल यू, प्लस निकाय के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है हीट को बढ़ाने में, कुछ तो कार्य किया जा रहा है, उसको हम डेल डब्ल्यू लिखेंगे। तो यही बोल रहा है कि निकाय के द्वारा जो अवशोषित ऊर्जा होती है वो बेसिकली आंतरिक निकाय में ऊर्जा में वृद्धि और निकाय के द्वारा किए गए कार्य के बेसिकली योग के बराबर होती है। यही इसका प्रथम नियम होता है। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। एक बार इसको इरेज करके फिर से समझ लेते हैं। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि निकाय के द्वारा जो ऊर्जा अवशोषित किया जाता है वो अवशोषित ऊष्मा निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि एवं निकाय के द्वारा किए गए कार्य, ये W जो है वर्क को डिनोट कर रहा है, ठीक है, उसके योग के बराबर होती है। आई होप कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो तापगतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा के संरक्षण से रिलेटेड है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, लिखा है कि काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र जो होते हैं वो शीतल क्यों होते हैं। बताइए, आप लोगों ने स्कूल में भी पढ़ा होगा कि जो काले वस्त्र होते हैं गर्मी में नहीं पहनने चाहिए। बोलते हैं ना टीचर कि गर्मी में काले कपड़े मत पहनो, सफ़ेद कपड़े पहनो। क्यों? क्योंकि जब हम कभी भी कोई भी काला कपड़ा पहनते हैं, मान लीजिए, ठीक है, ये काला टी शर्ट है, मान लीजिए इसको आपने गर्मी के दिनों में पहना, तो क्या होगा, काला होने की वजह से जब इस पे बेसिकली सनलाइट पड़ेगा तो सनलाइट पड़ने की वजह से क्या होगा, ये ऊष्मा को अवशोषित कर लेगा। वो जो सनलाइट पड़ेगा ऊष्मा को ये काला कपड़ा बहुत ज़्यादा अवशोषित कर लेगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। लेकिन अगर यही चीज़ सफ़ेद होता, ठीक है, मान लीजिए वाइट कलर का कपड़ा है, तो सनलाइट पहुँचेगी लेकिन वो उसको क्या कर देगी, परावर्तित कर देगी। पहुँचेगी लेकिन वो उसको क्या कर देगी, परावर्तित कर देगी, यानी कि जहाँ से आया था बिल्कुल वैसे रिटर्न भेज देगी, ठीक है, आसान भाषा में। तो इसीलिए बोलते हैं कि जब गर्मी होती है तो सफ़ेद वस्त्र पहने चाहिए, और सफ़ेद वस्त्र इसीलिए शीतलता प्रदान करते हैं क्योंकि वो हीट को क्या कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। देखिए, आप देखिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है। तो याद रखिएगा, पृथ्वी जो है वो ऊष्मा की खराब अवशोषक है एवं खराब विकिरक है। इसका मतलब आप क्या समझते हैं, बताइए।
देखिए, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ऊष्मा की खराब अवशोषक पृथ्वी क्यों है। तो देखिए, पृथ्वी की जो सतह है, आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी की सतह पर बहुत ज़्यादा विविधता है, चाहे वो रंगों को लेकर हो या उसकी प्रकृति को लेकर हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि कहीं की मिट्टी अलग है, कहीं का घास अलग है, कहीं की पानी अलग है और इनमें से कई सतहें जो होती हैं, वो हीट को पूरी तरीके से अवशोषित नहीं कर पाती है। पृथ्वी की अधिकांश सतह पर पानी होता है, जो कि ऊष्मा को धीरे-धीरे अवशोषित करता है। और आप लोगों को पता भी होगा कि पृथ्वी पर जो है वो ज़्यादा मात्रा में पानी है, जो लैंड है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। और वायुमंडल में उपस्थित बादल एवं गैसें सूरज की ऊष्मा को क्या कर देती है? रिफ्लेक्ट कर देती हैं, परावर्तित कर देती है। तो इसी वजह से बोल सकते हैं कि पृथ्वी जो है वो ऊष्मा की खराब अवशोषक है। अब देखिए, पृथ्वी मान लीजिए, अब पृथ्वी जो है वो खराब विकिरक क्यों है, ये जान लेते हैं। तो जैसे देखिए, रात जब होता है तो रात में पृथ्वी अपनी ऊष्मा को क्या करती है? अंतरिक्ष में रेडिएट करती है, जिसको बोलते हैं विकिरित करती है। यह प्रक्रिया बहुत स्लो होती है, ठीक है। पृथ्वी जो होती है वो ऊष्मा को बेसिकली लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन के रूप में विकिरित करती है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इसको, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, क्या होता है ना कि जब ये लॉन्ग वेव रेडिएशन को बिल्कुल विकिरित करती है, जिसे कि वायुमंडल के गैसें फिर से अवशोषित कर लेती है। जैसे मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, ठीक है, और यहाँ से रेडिएशन निकल रहा है, लेकिन वायुमंडल में तो बहुत सारी गैसें हैं, जिसने क्या कर लिया? ये जो रेडिएशन था उसको अवशोषित कर लिया। तो इस वजह से विकिरण भी पूरी तरीके से नहीं हो पाया, जिस प्रकार से अवशोषण पूरी तरीके से नहीं हो रहा था। तो इसी प्रभाव को क्या बोलते हैं? हरित गृह प्रभाव कहते हैं, जो कि पृथ्वी की ऊष्मा को अंतरिक्ष में पूरी तरीके से जाने नहीं देता या फिर निकलने नहीं देता है। इसीलिए पृथ्वी जो है वो ऊष्मा का कुशलता से विकिरण भी नहीं कर पाती है और इसे खराब विकिरक कहा जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी जो है वो ऊष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरक क्यों है। देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। लिखा है, कृष्णिका विकिरण उच्चतम अवस्था में पहुँचने पर तरंग दैर्ध्य कैसा होता है? तो याद रखिए, इस टाइम पे क्या होता है? तरंग दैर्ध्य बेसिकली तापमान बढ़ने पर घट जाता है, इस बात को याद रखिएगा। जैसे-जैसे जो तापमान है वो बढ़ेगा, वैसे-वैसे तरंग दैर्ध्य घटने लगता है। बोल सकते हैं कि ऊर्जा और तापमान में एक तरीके से ना बिल्कुल ही बोल सकते हैं कि उल्टा संबंध है। यानी कि ऊर्जा जब बढ़ेगा तो जो तापमान है वो क्या होगा? घटेगा। ऊर्जा घटेगा तो तापमान जो है वो बढ़ेगा। इसको आप लोग याद रखेंगे। तो जब किसी भी वस्तु, मान लीजिए खास करके जिसे ब्लैक बॉडी बोलते हैं, कृष्णिका विकिरण यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है ब्लैक बॉडी, तो जब इसका तापमान बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है, तापमान बढ़ने पर वो अधिक ऊर्जा विकिरण उत्सर्जित करेगा। तो जब ऊर्जा ज़्यादा होगी तो तरंग दैर्ध्य अपने आप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये तो आप लोगों ने स्कूल में भी पढ़ा होगा। जैसे देखिए, वीन का आप लोगों ने एक नियम पढ़ा होगा, वीन का विस्थापन नियम जिसे बोलते हैं, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। इसमें साफ-साफ ये बात बोला गया है, डेल्टा मैक्स करके एक फॉर्मूला होता है और यहाँ पर स्मॉल बी और कैपिटल टी रहता है। यहाँ पर बेसिकली ये आप लोगों को जो ये बेसिकली लैम्डा मैक्स लिखा है, ठीक है, ये अधिकतम तीव्रता वाली तरंग दैर्ध्य को शो कर रहा है। फिर उसके बाद स्मॉल बी जो है वो बेसिकली क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है, और जो टी है ये वस्तु का तापमान है। तो कई बार ऐसा होता है कि ये जो है बढ़ेगा तो ये कम होगा, ये कम होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और कई बार मान लीजिए ये देकर बोल दिया ये कौन सा रूल है या फिर कौन सा नियम है, ठीक है, तो याद रखिएगा वीन का विस्थापन नियम है, इस बात को याद रखना है। इस तरीके से और भी बहुत सारे नियम हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने ये वाला भी पढ़ा होगा, E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, ये पढ़ा है आप लोगों ने। यहाँ पर E जो है वो ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है, H जो है वो नियतांक है, मतलब कांस्टेंट है, C जो है प्रकाश की चाल है, लैम्डा जो है वो तरंग दैर्ध्य है। यहाँ तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ऊर्जा जो है वो बढ़ेगा तो यहाँ लैम्डा यानी तरंग दैर्ध्य कम होगा। तो बोल सकते हैं इन दोनों में क्या है? विपरीत संबंध है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर आगे देखिए, दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? तो उनके अपने अपने तापमान पर निर्भर करती है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भी दो निकाय है, ठीक है,
एक निकाय हम लोग ए मान लेते हैं और दूसरा हम लोग बी मान लेते हैं। अब देखिए इन दोनों में, दोनों निकायों के बीच ऊष्मा का जो प्रवाह है ये उन निकायों के बीच के तापांतर के कारण होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि इसका तापमान जो है वो कम है और ए का तापमान जो है वो ज़्यादा है, तो अब बताइए ऊष्मा का जो ट्रांसफ़र है वो किस साइड से होगा। ऑब्वियस सी बात है, हीट इसकी ज़्यादा है, हीट ज़्यादा है तो ये कम वाले की ओर जाएगी। इस बात को तो आप लोग जानते होंगे कि ऊष्मा जो होती है वो हाई टेम्परेचर की वस्तु से लो टेम्परेचर की वस्तु की ओर जाती है। कुछ टाइम के बाद क्या होता है, कुछ टाइम के बाद उन्हें समान ताप पर ये ले आती है और तब तक ही हीट का जो ट्रांसफ़र है वो होता है जबकि दोनों जो है वो सेम टेम्परेचर पर नहीं आ जाते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो रहा होगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा। इसको भी इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए क्योंकि कई बच्चे जो है उस क्वेश्चन में क्या हो सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है प्लांक नियतांक की यूनिट क्या है, तो आप लोगों को पता होगा कि क्या है, बताइए। जूल सेकंड है, ऑप्शन नंबर ए जूल सेकंड। जूल पर सेकंड होगा तो याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। जूल सेकंड, देखिए सब में जूल सेकंड करके ही ऑप्शन दिया हुआ है लेकिन सारा ऑप्शन रॉन्ग है, केवल जूल सेकंड, इसको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन लिखा है प्लैंक के अचर में किसकी विमाएं होती है, तो याद रखिएगा बल की विमाएं होती है, ऑप्शन नंबर सी बल। अगला क्वेश्चन देखिए, एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है, तो याद रखिएगा कैसी होती है, ताप की खराब अवशोषक एवं अच्छी परावर्तक। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये जो प्लेस है ये वाइट कलर का है, ठीक है, और बिल्कुल स्मूथ है, तो ये ताप को अवशोषित नहीं करेगी बल्कि रिफ्लेक्ट कर देगी, परावर्तित कर देगी, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज ब्लैक होता तो ये क्या हो जाता, ताप को अवशोषित कर लेता, ठीक है। तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती है, किस पर निर्भर नहीं करती है बताइए, अभिक्रिया के ताप पर या फिर उस पथ पर जिससे अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है, या फिर अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक स्थिति पर, या फिर चाहे अभिक्रिया स्थिर दाब पर की गई है या फिर स्थिर आयतन पर। तो याद रखना है कि जो अभिक्रिया ऊष्मा है वो किस पर निर्भर नहीं करती है, उस पथ पर जिससे कि अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है। याद रखना है अभिक्रिया ऊष्मा जो होता है वो अभिक्रिया के ताप पर, अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक स्थिति तथा स्थिर दाब और स्थिर आयतन पर निर्भर करती है, जबकि अभिक्रिया ऊष्मा उस पथ पर जिससे कि अंतिम उत्पाद प्राप्त करना होता है उस पर वह निर्भर नहीं करती है। अगर यहाँ नहीं लिखा होता तो ये तीनों ऑप्शन सही होते, अभिक्रिया के ताप पर, अभिकारकों उत्पादों की भौतिक स्थिति पर, चाहे अभिक्रिया स्थित दाब पर की गई हो या फिर स्थिर आयतन पर, यह तीनों सही है, ठीक है। बट यहाँ नहीं लिखा है इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दो धातुओं का जो सोल्डरन होता है वो किसके गुण के कारण संभव होता है, तो असंजन का गुण। अब आप बोलेंगे असंजन का गुण क्या होता है मैम, तो याद रखिए असंजन का गुण वह गुण होता है, बेसिकली असंजन को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कोहेजन बोलते हैं, ठीक है। आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा कोहेजन। देखिए जब क्या होता है कि एक ही प्रकार के अणु या फिर कण आपस में क्या होते हैं, आकर्षण बल के कारण जुड़े होते हैं, तो इस बल को कोहेसिव फोर्स कहते हैं, जिससे बोलते हैं असंजन बल, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर देखें तो पानी की बूंदों का गोल आकार का होना ये असंजन का गुण है। क्यों असंजन का गुण है, क्योंकि इसमें एक ही प्रकार के अणु या कण जो है वो आकर्षण बल के कारण आपस में जुड़े हुए होते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि दो धातुओं का जो सोल्डरन होता है वो किसके गुण के कारण संभव है, तो ऑब्वियस ही बात है वो असंजन के गुण के कारण संभव है। देखिए क्यों असंजन के गुण में, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब दो धातु जो है उसके जोड़ पर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं तो सोल्डर की धातु पिघलती है और जॉइंट के बीच में केशिकत्व के गुण के कारण सक्रिय जगह में प्रवेश करती है। देखिए यहाँ पर बेसिकली ना ये अधेशन होगा, ठीक है। इंग्लिश में ये जो कोहेशन है याद रखिएगा, दो धातुओं जहाँ पर बोल दिया, ठीक है, दो धातुओं में आप इंग्लिश में देखिएगा वहां पर अधेशन ऐसे करके लिखा होगा, ठीक है।
तो आप लोगों को बेसिकली इस पे टिक करना है। कोहेशन का ये इम्पोर्टेंट विशेषता है कि वो एक ही धातु या फिर एक ही ड्रॉपलेट से रिलेटेड होता है, जबकि दो डिफरेंट टाइप के अगर धातु होंगे या कोई भी डिफरेंट टाइप का पदार्थ होगा तो वहां पर क्या होगा, अधेशन होगा। इस बात को याद रखना है, ठीक है। जो ये है ये जोड़ने का काम करता है, कोहेशन क्या करता है, जुड़ाव करता है, ठीक है, जिसे आप सांगठन भी बोल सकते हैं। और आसंजन जो होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं अधेशन बोलते हैं, कोहेजन नहीं बोलते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल दो धातुओं का सोल्डरिंग करना है तो वहां पर अधेशन होगा, ठीक है। लेकिन अगर सोल्डर का आपसी जुड़ाव किसकी वजह से संभव है तो यहाँ पर कोहेजन होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ दो धातु लिखा है, जब भी दो धातु लिखा रहेगा, दो डिफरेंट टाइप के धातु या कण के बीच का आकर्षण बल होगा तो वहां पर एडहेसिव होगा। और जहां पर एक ही पदार्थ का कोई अणु है, कोई कण है, समान पदार्थों के बीच जुड़ाव दर्शाना है, आकर्षण दर्शाना है, तो वहां कोहेजन फोर्स होगा। बस आप लोगों को इतना याद रखना है, ठीक है। फिर आपका ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। आई होप कि आपको आज का क्लास जो है वो समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए।